नमस्कार। स्वागत है सभी नन्हे मुन्ने भैया बहनों का। हम बात कर रहे हैं कक्षा 7 विषय विज्ञान की और इसमें पाठ एक है पादपों में पोषण। और हम यहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं यह कार्य जो एनसीईआरटी बुक है यानी कि सरकारी किताब जिसे कहते हैं तो उसके द्वारा कर रहे हैं। कई बच्चों का यह कहना रहता है कि यह पाठ हमारी किताब में 5वां है, 6 नंबर पे है, 7 नंबर पे है, 8 नंबर पे है या कहीं पर भी है। तो ऐसा रहता भी है, अलग अलग किताबों में पाठ नंबर बदला हुआ मिलता है। एक आध भैया बहन ऐसे भी मिल जाते हैं जिनकी किताब में ये पाठ नहीं भी है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये पाठ बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको आगे की क्लासों में कक्षा 11-12 में भी पढ़ने को इसके बारे में मिलेगा। तो यहाँ पर हम विषय को समझना चाहते हैं और विज्ञान विषय को अच्छा करना है, हमें मजबूत करना है। तो पादपों में पोषण इस पाठ को हमें पढ़ना ही होगा। तो इसीलिए इस पाठ का हम अध्ययन कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी है, जब हम इस क्लास को देख लें, समझ लें, पढ़ लें तो आप लोगों को यह क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो आप लाइक भी करें और कमेंट में भी लिखें गुड या अच्छी, आई लाइक क्लास है। उससे हमें पता चल पाएगा कि यह क्लास आपको कैसी लगी, जो हमने मेहनत की है आप लोगों के लिए, तो ये आपको कैसी पसंद आ भी रही है या नहीं आ रही है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जब भी वीडियो आए तो उसमें नोटिफिकेशन वाली घंटी होती है वो दबा दें तो मैसेज आपको पता चल जाता है कि हमारी वीडियो आ चुकी है। शेयर भी कर दें, जितने भी मोबाइल हैं उनसे सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई समस्या रहती है तो उसको वहां पे कमेंट में लिखें भी। और कई बच्चे ऐसा करते भी हैं तो हमें पता चलता रहेगा कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आप और हमारे बीच में जो कनेक्शन है वो अच्छा बनेगा, हम आपकी बात समझ पाएंगे तो वैसा फिर हम काम कर पाएंगे जैसा आप चाहते हैं। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। और यह पाठ एक है लेकिन आज इसकी दूसरी क्लास है, पादपों में पोषण। तो पादप क्या होते हैं? पेड़ पौधों को ही पादप कहते हैं। पोषण यानी कि भोजन जो हम लेते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? पोषण कहा गया है। अब मेन बात यह है भाई कि पौधे जो हैं वो पोषण करते क्यों हैं? पहला प्रश्न यही है, ठीक है। तो पौधे जो हैं पोषण क्यों करते हैं? तो पौधों में कई क्रियाएं होती रहती हैं। पौधे आप देखते हो कि पौधा में परिवर्तन आपको दिखाई देता है। पहले पौधा छोटा होता है फिर बड़ा हो जाता है, पहले पौधा पतला होता है फिर मोटा हो जाता है, हैं? तो उसमें परिवर्तन जो हो रहा है यानी कि उसके अंदर क्रियाएं होती रहती हैं। वो अपना भोजन बनाता रहता है और ये भोजन बनाएगा
कोई खाएगा तभी तो वो चीज बड़ी होगी, तभी तो वो चीज मोटी होगी। तो पेड़ पौधे लंबे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, एक टहनी आप तोड़ देते हो, दूसरी टहनी निकल आती है, बड़ी होती जाती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि पौधे में भी पोषण का कार्य होता है। ये इसीलिए ये सब होता है। इसीलिए पौधों को पोषण की भी आवश्यकता इसीलिए होती है। यदि पोषण नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? तो फिर पौधे सूख जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं। आप जल ना लगाएं, आप पौधा लगा दें। आप प्रयोग कर सकते हैं। दो पौधे ले, एक पौधे को धूप में लगाएं और उसमें जल देते रहें। आप देखेंगे महीने 2 महीने में वो पौधा काफी बड़ा हो जाएगा। और एक पौधे में को ऐसी स्थान पे लगा दें जहाँ पे धूप ना जाती हो, पानी बिल्कुल ना दे। देखिए आप वो पौधा बड़ा होगा? नहीं बड़ा होगा। कुछ दिन बाद आप देखेंगे वो सूख गया। जो आपने लगाया था वो भी नहीं आपको दिखाई दे रहा। तो कहने का मतलब अपनी वृद्धि के लिए, अपने क्रियाकलापों के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए, सभी कार्यों को करने के लिए पौधे को पोषण की आवश्यकता होती है, जैसे हम लोगों को होती है। ठीक है, तो चलिए आज हम आगे बात करेंगे। कहाँ तक हमने पाठ पढ़ लिया था, तो इस बात को हम देख लेते हैं। और हमने पढ़ लिया था यह पाठ, हम देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण, ये भी हमने पढ़ लिया था। प्रकाश संश्लेषण, ध्यान है पहले वीडियो में। तो ये हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ लिया था। ये पौधों की पत्तियां होती हैं, उसमें रंध्र होते हैं, कोशिकाएं होती, कोशिकाओं में। तो ये बात हमने देखी थी। पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, इसी के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जल लेते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। भोजन किस रूप में मिलता है, बनता है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन के रूप में ये बनता है। ये हमने पिछली क्लास में बात की थी। ठीक है, तो इसके बारे में अभी बात हम ज्यादा करने वाले हैं नहीं, क्योंकि इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। हाँ, एक बात और हम बताना चाहते हैं आपको। यदि आपने पहली क्लास देख ली है, तो यदि आप दूसरी क्लास देखेंगे तो आपको अच्छी समझ में आ पाएगी। और अगर आप डायरेक्ट दूसरी क्लास ही आज देखने लगे, पहली आपने नहीं देखी, तो फिर आपकी क्लास भाई ये वाली उतनी अच्छी समझ में नहीं आ पाएगी, क्योंकि पाठ तो एक ही है। ज्यादा देर तक हम आप बैठ नहीं सकते, तो इसको अब अलग अलग भागों में बना रहे हैं। तो पिछला भाग भी आप सही से समझ लें। तो जब पढ़ने बैठे तो एक कॉपी और पेन भी लेकर बैठा करें। जो बिंदु आपको बताया जा रहा है, यदि वह इम्पोर्टेंट है तो कॉपी में नोट कर लें। कोई भी मेन पॉइंट है तो वो आप नोट करते जाएं और इसी पॉइंटों को आप दोहरा सकें ताकि बाद में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की बात हो गई थी, तो और इसके बारे में यहाँ पे एक क्रियाकलाप हमें समझना है बच्चों। तो ये क्रियाकलाप के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। क्या है ये क्रियाकलाप? चलो इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये यहाँ पे दिया है क्रियाकलाप 1.1। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, इनकी बात यहाँ पे समझ ली जाए। कह रहे एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लीजिए। एक ही प्रकार का पौधा ले लो और 2 गमले ले लो, और एक गमले में पौधा जो लगा है उसको अंधकार में रखो, अथवा काला कोई बॉक्स है उसमें बंद कर दो ताकि उसमें प्रकाश ना पहुंचे। ठीक है, और कितनी देर के लिए? 72 घंटे। 72 घंटे में 3 दिन हो जाते हैं बच्चों, तो 3 दिन के लिए कह रहे हैं ये। और दूसरे को प्रकाश में रखो, जो अभी हम बात कह रहे थे वही ये कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं दोनों पादपों की जो पत्तियां हैं, पौधों की पत्तियां, उनका आयोडीन परीक्षण करिए। तो आपको फिर क्या प्राप्त दिखाई देगा? जैसा आपने कक्षा 6 में किया था, कक्षा 6 में किया था, वैसे आपको करना है।
ठीक है, तो ये आपको प्रयोग करना है भाई, और फिर आयोडीन परीक्षण करके आपको देखना है। आयोडीन का परीक्षण। तो आयोडीन का परीक्षण क्या होगा? तो आयोडीन का परीक्षण ये होगा, ये होता है कि अगर आयोडीन आप रखेंगे, ठीक है, उस पत्ती पर, पहले उस पत्ती को क्या किया जाता है, गर्म कर लिया जाता है पानी में डाल के या अल्कोहल में डाल के। तो उसका क्लोरोफिल जो होता है वो क्या होता है, क्लोरोफिल पानी में रह जाएगा, और पत्ती पे आप रखेंगे वो आयोडीन, तो उसमें फिर क्या होगा, स्टार्च होने की वजह से काला रंग पड़ जाएगा, हल्का हल्का ब्लैक रंग पड़ जाता है। तो इससे ये पता चलता है इसमें स्टार्च उपस्थित है। ठीक है, और अगर स्टार्च पत्ती में उपस्थित है तो इससे ये पता चलता है कि पत्ती में क्या है, कि स्टार्च उपलब्ध है, तो ये वही उसका भोजन है, यानी कि उसमें भोजन का निर्माण हुआ है भाई। तो इससे ये पता चलता है। तो हम आपको एक प्रयोग छोटा सा दिखाना चाहते हैं कि आयोडीन का परीक्षण कैसे आप करेंगे। तो इस छोटी सी वीडियो को आप देख लें तो आपके समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे एक ये वीडियो है, देखिए ये पत्ती ली गई है और इस पत्ती को आपने तोड़ दिया है, पानी में डाल के गर्म कर दिया है। पानी का रंग कैसा हो जाएगा, ये हल्का ग्रीन हो गया है, पत्ती का रंग देखो वाइट हल्का हो गया है। अब इस पे आयोडीन डाली है तो ये कैसा हो गया, ब्लैक, इनकी स्टार्च है इसीलिए ये नीला हो जाएगा, ये हल्का ब्लैक हो जाता है। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भाई कि स्टार्च इसमें उपलब्ध है। क्या है उपलब्ध, स्टार्च इसमें उपलब्ध है। और स्टार्च का उपलब्ध होना क्या बताता है, स्टार्च का उपलब्ध होना ये बताता है कि पौधे जो है उसने खाना अपना बनाया है, क्योंकि स्टार्च जो है वही खाना होता है पौधे का। ठीक है, तो इस प्रयोग को इसीलिए आपको हमने दिखा दिया है कैसे आप कर सकते हैं। तो लेकिन जो पौधा धूप में नहीं रहेगा तो फिर इसमें ये ब्लैक रंग नहीं आएगा, यानी कि इसमें स्टार्च नहीं होगा। तो यदि इस को आप स्टार्च के को पता करना चाहते हैं तो हम एक छोटा सा प्रयोग आपको बता देते हैं। आप आलू काटें बीच से, ठीक है, और उसमें नमक रख दें, तो जो सफेद आलू होगा वो कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो उससे ये पता चल जाएगा, या गहरा नीला हो जाएगा, तो इस गहरा हरा हो जाएगा। तो ये उससे पता चल जाता है कि इसमें स्टार्च है या नहीं। ठीक है, बहुत आसान सा प्रयोग है ये। प्रयोग भी हम आपके इसके वीडियो बना के डालेंगे तो आपको वो मिल जाएंगे। अब लिखा हुआ है हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। ठीक है, हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। देखो बच्चों, यहाँ पे क्लोरोफिल शब्द का ही प्रयोग कर दिया गया है। क्लोरोफिल वैसे तो शब्द जो है वो अंग्रेजी का है। ठीक है, इसकी हिंदी जो होती है वो पर्णहरिम होती है, पर्णहरिम होती है। पर्ण माने पत्ती और हरिम माने हरी, हरी पत्ती, इसी पर्णहरिम की वजह से होती है। परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं। तो और रंग की भी पत्तियां होती हैं, तो आप कहेंगे क्या सर इनमें भोजन नहीं बनता है, उनमें भी भोजन बनता है, किंतु वो रंग बहुत ज्यादा प्रभावी होने के कारण उस हरे रंग को ढक लेता है, अर्थात प्रच्छादन कर देते हैं, अर्थात ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। ऐसा नहीं जो पत्तियां और रंग की हैं तो उसमें नहीं है, उसमें भी ये क्लोरोफिल होता है। सीधी सी बात है, जिसमें भोजन बन रहा है, पौधा जीवित है, बढ़ रहा है, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ये बात है। आपने गीली दीवारों पर, तालाब तथा ठहरे हुए जलाशय में हरे
अब पंखी जैसे कई पादप हैं देखे होंगे, सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। देखो काई आपने जमी देखी होगी, बहुत दिन तक पानी चलाते रहो, पहले ज्यादा मिल जाती थी देखने को लिए, तो वहां हरी हरी काई जम जाती है, उसे शैवाल कह देते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, शैवाल कह देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इन्होंने क्या इसमें बात समझाने का प्रयास किया है। ये देखो पत्तियां हैं भाई, थोड़ा बड़ा सा करके आपको दिखाते हैं, ये पत्तियां हैं। अब यहाँ पर विभिन्न कलर की पत्तियां हैं ये, ठीक है। तो ये हमें बताओ आप, क्या इन पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं है? तो इन पत्तियों में भी क्लोरोफिल है, इन पत्तियों में भी क्लोरोफिल है। एक मिनट रुक जाए जरा, व्यवस्था गड़बड़ हो रहा है, ठीक। मगर जो कलर आपको दिख रहा है उसने क्या, कलर ने क्या किया, उस हरे रंग को ढक लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे पीला है, ये यहाँ पे पीला है, ये कलर दूसरा है, देखो अलग अलग कलर की पत्तियां दिख रही हैं, ये देखो दूसरा कलर है, ये पीला है, ठीक है, ये दूसरे कलर की है, ये कुछ और कलर है, ये कुछ और कलर है, ठीक है। इसमें देखो पूरा पूरा इन्होंने हरे कलर को नहीं ढक पाया है, इनमें भी क्लोरोफिल है। इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो आप कहेंगे यस, शैवाल भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो अब बात आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों का संश्लेषण, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च जो बनता है, उसके अतिरिक्त भी अन्य चीजें क्या पौधे में बनती हैं, तो इस बात को जानेंगे। अभी हमने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप जो पौधे हैं कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो ये कार्बन कहाँ से मिलती है? जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उससे मिल जाती है पौधे को। और हाइड्रोजन कहाँ से मिलती है? वो जल से मिल जाती है, ऑक्सीजन भी जल से मिल जाती है, ठीक है। और ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी होती है। तो यहाँ से ये ले लेते हैं, और इसकी इन तीनों के द्वारा ही ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, ठीक है। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है। अब देखिए, ये तो बात आपके समझ में आ गई है कि पौधे कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं तो इनके द्वारा ये बना लेते हैं, परंतु नाइट्रोजन प्रोटीन भी बनती है पौधों में, और ये कैसा है, नाइट्रोजनी पदार्थ है, इसके लिए नाइट्रोजन चाहिए। तो इनमें क्या चाहिए, जिनमें कार्बन ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है, प्रोटीन में ये नाइट्रोजन भी होता है। तो अब पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है? ये भी पदार्थ अगर बन रहा है तो कह रहे हैं कि पौधों को नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है? तो अब इसमें समझाया जा रहा है, आगे कह रहे हैं याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में बहुत मात्रा में पाई जाती है। वायुमंडल है उसमें नाइट्रोजन सबसे ज्यादा बच्चों अधिक मात्रा में होती है, और कितनी होती है, 78% मात्रा में होती है यह, ठीक है। तो परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते हैं, फिर कैसे करते हैं? मिट्टी में भी कुछ जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में छोड़ देते हैं, निर्मुक्त कर देते हैं। और यह विलेय पादप पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं, ठीक है। ये जो नाइट्रोजनी पदार्थ है, नाइट्रोजन है, वायुमंडल में होती है, पौधे इसको ग्रहण करते हैं और इसका उपयोग करके क्या करते हैं, इसे किसमें छोड़ देते हैं? ऐसे कुछ विलेय पदार्थों में छोड़ देते हैं जो जल में विलेय हो जाती है ये, ठीक है। आपने देखा भी होगा, ये भी देखा होगा क्या कि किसान अपने खेत में खाद वगैरह डालते हैं तो उनमें भी नाइट्रोजन बहुत मात्रा में होती है, ठीक है।
तो इस प्रकार अन्य संघटकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की पूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप के अन्य घटकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। तो मेन बात यह है, मैं शॉर्टकट में आपको बता दूं इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट जो पौधे बना रहे हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट पौधे बनाते हैं अपने भोजन के रूप में, प्लस ऑक्सीजन यानी कि O2 निकलती है ये भोजन के रूप में। तो कार्बोहाइड्रेट तो बनाने के लिए यहाँ पे कार्बन चाहिए, ठीक है, हाइड्रोजन चाहिए और प्लस ऑक्सीजन चाहिए। ये तीन चीज चाहिए। और कार्बन तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ले लेते हैं, हाइड्रोजन जल के रूप में ले लेते हैं, ऑक्सीजन जल के रूप में भी प्राप्त हो, जल में भी होती है और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड में भी होती है, तो दोनों तरीके से इन्हें मिल जाती है। लेकिन कह रहे हैं कि इनमें तो प्रोटीन भी पौधों में बनती है। तो फिर प्रोटीन में क्या क्या होता है? ये तीनों चीजें तो होती ही हैं। प्रोटीन के लिए तीनों चीजें चाहिए, इसके साथ साथ नाइट्रोजन भी चाहिए। तो कह रहे हैं कि भैया पौधों को नाइट्रोजन कहाँ से मिल जाती है? तो नाइट्रोजन तो एक तो वायुमंडल में होती है। अब वायुमंडल वाली नाइट्रोजन पौधे सीधे ले नहीं पाते, कुछ छोटे जीवाणु होते हैं और ये क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन उसको क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं और अन्य पदार्थों में उसे बाहर निकालते हैं। तो वो पदार्थ कैसे होते हैं? विलेय होते हैं। किसमें विलेय होते हैं? जल में। जब जल पौधों में पहुंचता है तो ये जल तो ग्रहण ही करते हैं पौधे, तो इन्हें कहाँ मिल जाती है? नाइट्रोजन भी मिल जाती है। और दूसरा नाइट्रोजन भाई किसमें होती है? नाइट्रोजन जो किसान खाद लगाते हैं उसमें भी होती है, तो उसके द्वारा भी नाइट्रोजन पौधों को मिल जाती है। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो ये इस प्रकार से प्रोटीन का संश्लेषण कर पाते हैं जो पेड़ पौधे हैं वो, ठीक है। तो अब बात हम आगे बढ़ाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए और आ चुकी होगी। पादपों में पोषण की अन्य विधियों के बारे में बात करेंगे। और भी कुछ विधियां ये कह रहे होती हैं। तो पादपों में पोषण की अन्य विधियां, तो कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वे अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वे फिर कैसे जीवित रहते हैं, किस प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करते हैं? मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। और ये क्या कहलाते हैं? विषम पोषी कहलाते हैं। तो ये बात जो है ये इम्पोर्टेंट लिखी हुई है। इस बात को आपको, ऐसे पौधे क्या कहलाएंगे? विषमपोषी कहलाएंगे, जो दूसरे पौधों पर निर्भर करेंगे भोजन के लिए। बना बनाया भोजन ये पौधे ऐसे लेते हैं। तो क्या ऐसे भी पौधे होते हैं? बिल्कुल ऐसे पौधे होते हैं। देखो यहाँ पे एक पौधा दिखाया भी गया है, ठीक है। ये आप पूरी बात पढ़ लेते हैं फिर पौधे दिखाते हैं। चित्र नीचे दिया है 1.5 को ध्यान से देखिए। क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? और इसे क्या कहते हैं? गांव में भी अमरबेल कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिसके ऊपर ये पड़े रहते हैं या चढ़ते जाते हैं, और वही माने चढ़ते जाते हैं। इसीलिए ये पादप क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं, क्योंकि अमरपेल जैसे पादप अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं। अतः इन्हें क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। परजीवी के भी कहते हैं, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप जो है परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं। मतलब जिसके ऊपर हैं पौधे के ऊपर, तो ये उसमें लिपटे रहते हैं, उसके सब खनिज लवण चूसते रहते हैं, अपने आप को क्या कहते हैं? खा पी के मोटा करते रहते हैं, कहने का मतलब। तो इसीलिए इन्हें क्या कह देते हैं? परजीवी भी कहते हैं। परजीवी वो है एक तरीके से जो दूसरे का खून चूस ले, हैं दूसरे के खनिज लवण सब खा जाए
और उसको कुछ ना दें अपनी तरफ से, तो वो परजीवी कहलाते हैं। तो अमरवेल एक ऐसा पौधा है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपने देखी होगी गांव में भैया, ऐसा पौधा देखने को मिल जाता है। छोटा करें थोड़ा, चलिए ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ऐसा पौधा मिलेगा आपको। देखो ये पौधा हमारे गांव में तो जो बिरिया होती है, बेर जिसमें लगते हैं, तो उस पे मिल जाता है देखने को। पहले बहुत होता था, अब नहीं ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये क्योंकि अब पेड़ पौधे ही कट गए ज्यादातर, बिरियां रह नहीं गई, बेर हमें खाने को मिल नहीं पाते। तो ये क्या है कि उससे और भी कई पौधों पे मिल जाता है। पीली पीली, ये जैसे नहीं रेशम की डोरी होती है, वैसा होता है ये अमरवेल। तो ये अपना पौधा स्वयं से भोजन अपना ये पौधा स्वयं से नहीं बना पाता है, इन्हीं का बना बनाया खाता पीता रहता है। और देता इन्हें कुछ नहीं है, सिर्फ ग्रहण करता है इनके खनिज लवण, इसीलिए इनका खून चूसता है, इसीलिए परजीवी कहने का मतलब कहलाते हैं। तो ये बात आपके समझ में आ जाए। ठीक है, परपोषी पादप पर अमरवेल। ठीक है, तो परपोषी क्या होता है? जो ये पौधा देखो, अब ये पौधा परपोषी हो गया, जो दूसरे को पालता है वो परपोषी है। और ये अमरवेल क्या हो गई? परजीवी, क्योंकि ये दूसरे उसका क्या कर रही है? खनिज लवण ले रही है। ठीक है, ग्रहण कर रही है। तो ये क्या है? परजीवी है। और वो पौधा पालने वाला परपोषी है, दूसरे पौधे को पाल रहा है इसलिए। तो अब यहाँ पे क्या हम एवं अन्य जंतु जंतु भी पादपों पर परजीवी हैं? आपको इस पर विचार करना चाहिए, अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए भाई। ओ माय गॉड, चर्चा करनी है। अब देखो ये प्रश्न यहाँ पे छोड़ दिया गया है, एक बहुत ही सुंदर प्रश्न, ये पहेली वाला। इस पर 1 मिनट की चर्चा कर ले, क्योंकि पहेली ये नाम है। जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर हैं, कटमल हैं, जूं हैं एवं जोंक हैं, ये जीव भी परजीवी हैं? तो ये परजीवी ही है बच्चों। परजीवी वो होते हैं जो आपसे लाभ लेते रहें और आपको कुछ दें ना, वो परजीवी हैं। और ये मच्छर आपको क्या देता है? कुछ देता हो तो भैया बताओ, आपको कुछ नहीं देता है, आपका खून और चूस लेता है। इसीलिए तो हम लोग मच्छरदानी लगाते हैं, कि मच्छर तेल लगाते हैं, विभिन्न तरीके अपनाते रहते हैं। तो ये परजीवी है। ऐसे ही खटमल है, ऐसे ही जूं है, खोपड़ी में जूं हो जाते हैं जो लोग 8-8 दिन नहीं नहाते सर्दियों में, तो उनका वो फिर खून चूसता है भाई। जो तुम खाना पका रहे हो, तुम्हारा खून बन रहा है, ये डायरेक्ट पी जाते हैं। ऐसे ही जोंक है, जोंक चिपक गई तो जरा देर में खून पीती है, सबसे तेज ये तगड़ा परजीवी तो यही है। हम लोगों के चिपक गया तो वो काफी मोटा हो जाता खा पी के, ये जरा दिनों में जोंक। तो ऐसे जो कोई अगर आपका मित्र हो, जो आपसे लाभ केवल ले, केवल आपका कोई भला ना करे, तो वो समझ लेना परजीवी है, वो आपका केवल खून चूस रहा है भाई। ठीक है, और आप परपोषी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आप? परपोषी हो जाएंगे, क्योंकि दूसरे का पोषण कर रहे हैं। रोज आ जाता भैया ये लिख दो, ये दिखा दो, ये सवाल नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ठीक है, तो इस बात को आपको समझना था। चलिए आगे क्या बात दी गई है, तो इस बात को हम यहाँ पे देखते हैं। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जो जंतुओं को खा जाते हैं। जंतुओं में तो हम लोग भी आते हैं, तो ये डरे नहीं, हम लोगों की बात नहीं हो रही है, छोटे मोटे कीड़ों मकोड़ों की बात हो रही है। तो कुछ ऐसे पादप होते हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या यह विस्मयकारी नहीं है? बड़ा आश्चर्यजनक है। ऐसे भी पौधे होते हैं। यस, ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। और
इसकी घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती होती है। ठीक है, पत्ती का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढल के रहते हैं, अधोमुखी होते हैं। तो देखिए, हम आपको डायरेक्ट आपको पौधे दिखा देते हैं, यहाँ पे बना हुआ है। ये ऐसा होता है पौधा, और ये एक पत्ती है इसका, ये है तो ये पत्ती। ठीक है, तो इसमें ये ऐसी होती है कोठरी टाइप की, और इसमें यहाँ पे ढक्कन लगा होता है। देखो यहाँ पे थोड़ा जूम करें, देखो ये थोड़ा जूम करके यहाँ दिखाया गया है, इसको देखो, ये इसका भाग दिखाया गया है, अलग दिखा दिया गया है। तो ऐसा होता है, पूरा डिब्बा होता है भाई। और यहाँ पे कोई कीड़ा मकोड़ा बैठा जाके तो ये ढक्कन बंद हो जाता है, अब वो उसी के अंदर चला जाता है, मर जाता है। तो ये कीट बच्ची पौधा का बोला जाता है। इस पौधे को घटपर्णी बोलते हैं, घटपर्णी पौधा। ठीक है, तो ऐसा होता है ये पौधा, घटपर्णी पौधा पूछा जाता है ये, बच्चों ध्यान रखें आप। तो जब कोई यहाँ से, जब कोई, हाँ ये देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे आ जाओ। ठीक, जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो उसके रोमों के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों को का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीट बच्ची पादप कहलाते हैं। इनके अंदर रस होते हैं, कीटों का पाचन हो जाता है, उसके अंदर पिस जाता है बिल्कुल है, तो इन्हें कीट बच्ची पादप कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, ये सबने बड़े ही विस्मयकारी इसमें है। फिर दिया गया है, बूझो भ्रमित है। यदि घटपाणी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है तो यह कीटों का भक्षण क्यों करता है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। तो इसके बारे में आप इसके बारे में विचार करेंगे। देखो ऐसा होता है, ये पौधा जो है ना, इसके अंदर ये पौधा क्या करता है, ये पौधा इस तरीके से इसके अंदर जो है उसके मुंह पे बैठ जाता है और ऐसा ढक्कन बंद हो जाता है, तो इसके अंदर ये मर जाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण तो होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है, लेकिन ये यहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है। जब ये बैठता जाके इसके ऊपर है, इसके अंदर रोए बहुत होते हैं, उसमें फंस जाता है ये, तो निकलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे पोषक नहीं मिल पाते जिन्हें की उन्हें आवश्यकता है? तो इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसा होता है क्या, सभी चीजें इन्हीं पौधों से वे इसे कीड़े मकोड़े से मिलती है? तो ऐसा नहीं है भाई, क्रियाएं सब होती हैं, तो एक क्रिया ज्यादा हो जाती है तो खा जाता है और पौधों को। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मृत जीवी का मतलब क्या होता है? आपने बाजार में मशरूम बिकते देखे होंगे, छाता वाले हैं, बरसात में उगाते हैं ऐसे तक करके, सफेद रंग के होते हैं ये। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं, मशरूम कहते हैं या छत्रक भी कह देते हैं। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों, जो सड़ी गली चीजें होती हैं, तो उन्हीं पे ये निकल आते हैं। ठीक है, और उन्हीं से अपना भोजन ये प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी कि मृत जीवी के इसीलिए इन्हें कहते हैं क्योंकि ये मरी हुई चीजें होती हैं, सड़ी गली चीजें होती हैं, उन्हीं के ऊपर ये निकल आते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें मृतजीवी कहते हैं। इतनी सी बात है। बूझो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता, ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते, इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन नहीं कर सकते। तो ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा नहीं कर सकते, लेकिन ये जहाँ पे रहते हैं, जिस सड़ी गली चीजों पे ये रहते हैं, तो उन्हीं से ये अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है,
तो इसीलिए इन्हें मृत जीवी कहते हैं, क्योंकि मरी हुई चीजें, सड़ी गली चीजें, उन्हीं से ग्रहण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है इनमें। ये देखो यहाँ पे इसका चित्र ये दिया गया है किसका, मशरूम का। ये छाता देख देख सकते हैं आप लोग, छत्रक के पैकेट, सड़ी गली वस्तुओं पर उगा छत्रक, तो ये है। तो मृतजीवी इसीलिए इसे कह देते हैं, ठीक है। तो ये घटपर्णी के बारे में आपने पढ़ा। यहाँ पे एक पौधा ऐसा है जो कीट बच्ची पौधा कहलाता है। उसे क्या कहते हैं, ये पौधा का नाम क्या होता है, ये घटपर्णी होता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पिचर पादप, में घड़े एवं ढक्कन जैसी संरचनाएं होती हैं, ठीक है। तो ये दो तीन बातें हमने अभी पढ़ी हैं। क्या एक टॉपिक और पूरा कर लिया जाए? ये चलिए थोड़ा और बात कर लेते हैं, एक टॉपिक और कर लेते हैं। अभी 1 घंटा नहीं हुआ है, तो फिर बात तो जो है ये जो है मृतोपजीवी वाली पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो क्रियाकलाप यहाँ पे दिया हुआ है 1.2, तो इसको देख लेते हैं, फटाफट पढ़ लेते हैं। ब्रेड यानी कि डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। इसे किसी नम एवं उष्ण गर्मी वाले स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए, अथवा उस समय तक रहने दीजिए जब तक कि उस समय पर रोए जैसी संरचनाएं न दिखाई दें। ये संरचनाएं सफेद, हरे एवं भूरे अथवा अन्य किसी रंग के धब्बे के रूप में हो सकती हैं। किसी आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका अवलोकन कीजिए। अपने फिर बुक में इनको क्या देखा वो लिख लीजिए। आपको रुई के धागे के समान संरचनाएं दिखाई पड़ेंगी, ठीक है। तो ऐसा दिखाई पड़ता है। तो यह जीव कवक या फंजाई होते हैं, ठीक है। फफूंदी लग जाती है डबल रोटी पे, ऐसी दिखाई देगी। जूम करके दोगे तो बड़ी बड़ी ये संरचनाएं दिखती हैं। अभी तो यहाँ पे हमें सफेद सफेद जमी हुई दिखती है, यहाँ जूम करोगे तो और बड़ी दिखेगी। तो इनकी पोषक प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं, ठीक है। इनमें से क्या होता है, ये कुछ चीजें छोड़ देते हैं जिससे वे विलयन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण कर लेते हैं, ठीक है, और वही उसी से अपने आप को बड़ा करते रहते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण प्रणाली कहलाती है। ये भी मृतजीवी भैया कहलाते हैं। सड़ी गली मरी हुई चीजों से, डबल रोटी पे जो फफूंद है तो उसे कवक कहते हैं। क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। तो ये भी मृतजीवी हैं, कहने का मतलब ये है, सिंपल सी बात, ठीक है। कवक को अंग्रेजी में फंजाई कहते हैं। कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? अचार में मिल जाती है, चमड़ा है उसमें फफूंदी बहुत जल्दी आ जाती है, कपड़ों में भी आ जाती है। नमी में रख दो आप दबा के तो ऐसा लगेगा अरे यार इतने दिन हो गए फफूंदी आ गई, हमने कपड़े धुले नहीं 8 दिन से पहले हमने ये रखे हुए थे, ठीक है। तो अब थोड़ी सी चर्चा और करेंगे, इसके बाद फिर चर्चा नहीं करेंगे, टाइम हो जाएगा। कुछ बच्चों का जो है मन विचलित होने लगता है, तो ऐसे बच्चों को थोड़ा जो है टाइट करना चाहिए। अब थप्पड़ तो मारा नहीं जा सकता है मोबाइल से, ऐसी व्यवस्था होती तो लाइव थप्पड़ मार दिया जाता, तो इधर उधर ना देखें, अपनी किताब में देखते। ध्यान से सुनिए, कवक जो है तो इन पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम हो एवं उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी मानी जाती है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? वर्षा वाली ऋतु में। और वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवक की वृद्धि के कारण नष्ट एवं अनुपयोगी हो जाती हैं। तो ऐसा वर्षा ऋतु में हो जाता है, फफूंदी बहुत जल्दी आ जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, मृतजीवी चीजें हैं ये। पहली को याद है कि उसके सुंदर जूते, जिन्हें उसे बहुत कभी कभी पहनती थी, वर्षा ऋतु में उसमें फफूंदी लग गई है, खराब हो गए,
तो वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाती है? तो इसका उत्तर आपको यहाँ मिल जाएगा। चलिए ज्यादा समय ना खराब करें, यहाँ मिल जाएगा। कवकों के जो बीजाणु होते हैं वायु में उपस्थित होते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है, इसको आप ये नोट करने वाली बात है। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम या उष्ण हो तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? तो आप कैसे बचा सकते हैं? तो देखिए, बूझो को याद है कि उसके दादाजी ने बताया था कि एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। वह जानना चाहती है कि क्या कवक रोग के कारक भी है, तो क्या इनके द्वारा रोग भी हो सकता है? तो भैया इनसे पहली बात तो ये है, ये कह रहे हैं कि कैसे कवक से बचा सकते हो, तो नमी से बचा के रखो। नमी में बहुत जल्दी फफूंदी आती है। ठीक है, धूप में उस चीज को रख दो, अगर जरा भी वो आ रही है, क्या आ रही है, कवक हो रही है, तो उसको धूप में रख दो। ठीक है, अचार खराब होने लगता है तो लोग क्या करते हैं, डबल रोटी खराब होने लगती है तो कि महक आने लगी, सूंघ के देखते हैं, तो उसे धूप में रखते हैं भैया। ठीक है, तो धूप में रखने से थोड़ा बचाव हो जाता है। तो क्या इससे रोग भी पैदा हो जाता है, फसल में रोग लग जाता है? यस, कवक में रोग होता है, कवक के द्वारा भी रोग होता है। तो यहाँ पे के बाद हमें कहाँ पे आना है, तो इधर ही आना है अब। ठीक है, तो इसी साइड को हम ले लेते हैं। ठीक, चलिए। पहली ने बताया कि ईस्ट एवं छत्रक, ठीक है, ईस्ट जो होता है खमीर, एवं छत्रक, यानी कि छत्रक का मतलब वही मशरूम, ऐसा छाता वाले को छत्रक कहते हैं, मशरूम को छत्रक भी कहते हैं। तो जैसे अनेक कवक उपयोगी भी है, हम लोग खाते भी तो हैं तो भोजन में, तो ये तो उपयोगी भी है। खमीर होता है जो ईस्ट होता है, तो ये भी खाने पीने में यूज किया जाता है, नहीं किया जाता है, किया जाता है। तो ये उपयोगी भी होते हैं, इनको है, ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं तो हम लोग भी इन्हें खा जाते हैं, कहने का मतलब ये है। परंतु कुछ कवक पादपों, जंतुओं एवं मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है। तो इनका हर तरीके से देखो भाई वो है उपयोग, कि इनसे हमें हानि भी होती है और औषधि के रूप में लाभ भी होता है। तो दोनों तरीके से है इनका बजट। तो और देखते हैं यहाँ पे, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, तो उन्हें सहजीवी संबंध कहते हैं। ठीक है, तो सहजीवी आपको पता होना चाहिए किसे कहते हैं, दोनों को एक दूसरे का लाभ मिलता रहे। जैसे भैंस के ऊपर कौवा है, कौवा क्या करता है, उसके जू को खाता रहता है, तो कौवे को तो भोजन मिल जाता है, और भैंस को क्या फायदा होता है भैया, उसके जू साफ हो गए है, तो दोनों को लाभ हो गया। दोनों को लाभ हो जाए तो उसे सहजीवी संबंध कहते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात है ये। उदाहरण में कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवकों को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषक के अवशोषण में सहायता मिलती है। ठीक है, तो कुछ कवक भी है बच्चों को पोषण करते हैं और इन्हें वहां पे जल वगैरह मिल जाता है। तो इस तरीके से ये क्या है, सहजीवी संबंध कहलाता है। ठीक है, दोनों को लाभ हो वो सहजीवी संबंध है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। लाइकेन होता है एक पौधा, जिनमें से एक शैवाल होता है और दूसरा क्या होता है, कवक होता है। ठीक है, शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, देखो शैवाल जो होती है हरी काई, बारिश के समय नल के पास जहाँ नल ज्यादा चलता रहता है तो वो शैवाल है। और कवक जो छाता, आपने छत्र कभी पढ़ा ही है, मशरूम, तो ये कवक है। तो कवक में तो सफेद होता है, इसमें क्लोरोफिल होता नहीं है, शैवाल में होता है क्लोरोफिल। शैवाल में कह रहे क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में नहीं होता है। कवक शैवालों को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, बदले में शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भोजन बनाते हैं वो कवक को दे देते हैं।
ठीक है। तो ये इस तरीके से दोनों को लाभ होता है। ठीक है। कवक जो है शैवाल को क्या करता है, भोजन स्थान देता है रहने का, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, बदले में शैवाल जो है भोजन सीधे देते थे। तो आज की क्लास में हम इतनी ही बात करेंगे और अगली क्लास का की व्यवस्था हम लोग बनाएंगे। तो आज के लिए यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि लंबी क्लास हो जाती है तो बच्चों में का मन जो है थोड़ा इधर उधर घूमने लगता है। तो चलिए आप इसको देखें फिर हमें बताएं। देखिए विज्ञान विषय एक ऐसा विषय रहता है, इसको समझने के लिए समय खर्च होता है, महीने 2 महीने 4 महीने का समय आपको लगेगा, तब ये समझ में आ पाता है। एक दिन में ये गणित में तो ऐसा है कि आपको सूत्र बता दिया गया तो तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक तरीके की पूरी स्टोरी है, ठीक है, बहुत लंबी, तो उसको थोड़ा थोड़ा भागों में समझते जाइए, थोड़ा थोड़ा सा एक एक दो बातें आपको समझ में आती जाएं। ठीक है, तो इसी को आपसे आप आइडिया लगाते जाएं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। तो आज जो बातें हैं वही हैं। तो आपने आज क्या क्या बातें की हैं एक बार आप इनको देख ले। ठीक है, तो एक तो ये हमने यहाँ पे ये प्रयोग की बात की थी, स्टार्च है या नहीं, तो जिसमें भोजन पौधपत्ती में बनता है तो उसमें स्टार्च होता है, तो आयोडीन द्वारा परीक्षण इसका कर लिया जाता है। तो अन्य विधियां भी पोषण की हैं, तो ये यहाँ पे एक परजीवी होता है तो दूसरे पौधों से भोजन ले लेता है, ये एक अन्य विधि है। ठीक है, तो ये हमने देखी। इसके बाद कुछ जंतु, एक ये पौधा ऐसा है घटपर्णी पौधा है, तो यहाँ पे ये यहाँ से भी इसे कीड़े मकोड़े खा जाता है, वहां से भी इसे लाभ मिलता है। ठीक है, तो ये कीट बच्ची पौधा कहलाता है। इसके बाद मृतजीवी, यानी कि जो सड़े गले चीजों से अपना भोजन बनाए तो वो मृतजीवी पौधे हैं। तो यहाँ पे हमने इसका उदाहरण देखा था, ये छत्रक है, मशरूम है। तो ऐसे ही ये कवक वगैरह हैं, ये इसके ऊपर डबल रोटी के ऊपर उगाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, मृतजीवी कहलाते हैं। इसके बाद हमने ये कवक की भी बात की। कवकों भी ये ऐसे ही है, कवक की ही बात चल रही है, तो कवक की ये बहुत सारी यहाँ पे बातें हुई हैं। सहजीवी एक चीज है, सहजीवी के बारे में पढ़ी, दोनों को लाभ हो और तो वहां पे उसको सहजीवी कहते हैं। तो इतनी आज हमने ये बात की है, आप देखें जरा, आपको पसंद आया है तो इसमें जरा कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ लिखें, लाइक करें, खाली ना जाएं, तो सब्सक्राइब भी करें और अपने मित्रों को भी शेयर करते रहें तो ताकि उनको भी लाभ मिले। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।